हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंट्रोल सिस्टम के इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में लास्ट सेशन में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स। आपने कहा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के मैथमेटिकल मॉडल्स को हम नेटवर्क फंक्शंस नाम देते हैं। सिंगल पोर्ट नेटवर्क के नेटवर्क फंक्शंस को आप ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस कहते हैं और टू पोर्ट नेटवर्क के नेटवर्क फंक्शंस को आप ट्रांसफर फंक्शंस कहते हैं। तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क के लिए हमने देख लिया है, जिसमें हमने दो टाइप के प्रॉब्लम्स भी देख लिए कि अगर आपको सिंगल पोर्ट नेटवर्क गिवन हो, उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वैल्यूज गिवन हो, तो हो सकता है कि आपसे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करवाया जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिंगल पोर्ट दे दिया जाएगा और उसके ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन का पोल जीरो प्लॉट भी दे दिया जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए हैं आर एल एंड सी, उनकी वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी। तो ये दोनों टाइप्स आपने कवर कर लिए। आज के सेशन में यहाँ पर हम टू पोर्ट नेटवर्क के नेटवर्क फंक्शंस दैट इज ट्रांसफर फंक्शंस को देखेंगे और उसमें हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे, दैट इज कंपेंसेटर्स। हम देखेंगे कि क्या होते हैं कंपेंसेटर्स, लीड लैग और लैग लीड कंपेंसेटर्स क्या हैं, उनके ट्रांसफर फंक्शंस हम फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसके आसपास के मैं आपको बताऊंगा। कंपेंसेटर्स का टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम करेंगे, वहां पर हम इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स और कंपेंसेटर्स को अलग से भी डील करेंगे। लेकिन क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखना है, तो उसके लिए हम अपने एग्जाम्पल में कंपेंसेटर्स को ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर चैनल को। अभी देखिए हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है तो मैं व्यूज़ पर ध्यान नहीं देता हूँ। कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियोज़ एक बार अगर अपलोड हो गए तो ये हमेशा के लिए रहेंगे, तो धीरे धीरे व्यूज़ तो इस पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कीजिएगा अगर आप इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो अब हम आज देखने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। टू पोर्ट नेटवर्क्स जिसमें कि हम कंपेंसेटर्स का टॉपिक डील करने वाले हैं। ठीक है, तो एक इजी हम पहले स्टार्ट के लिए ले लेते हैं। एक तो आपने कहा कि टू पोर्ट नेटवर्क के मैथमेटिकल मॉडल्स को हम क्या कहेंगे, हम इनको ट्रांसफर फंक्शंस नाम देते हैं। ट्रांसफर फंक्शंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के मैथमेटिकल मॉडल को क्या कह सकते हो, नेटवर्क फंक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन जैसे अगर हम एक इजीएस्ट एग्जांपल से शुरू करें, अगर हम एक आरसी फिल्टर ले लें, आरसी फिल्टर, जैसे अगर ये एक टू पोर्ट नेटवर्क देखें हम, ये हमारा एक टू पोर्ट नेटवर्क है। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हमारा इनपुट पोर्ट है, लेट्स से यहाँ का वोल्टेज V1, लैप्लास डोमेन में लिख लेते हैं हम V1 ऑफ S। इस पोर्ट का करंट I1 ऑफ S। ये हमारा पोर्ट 2 है, आउटपुट पोर्ट, अगर इसका वोल्टेज हम V2 मान लें और यहाँ के करंट को अगर हम I2 मान लें। ये हमारा रजिस्टर है R, ये कैपेसिटर है C। इम्पीडेंस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के लिए हम 1/CS लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा था कि टू पोर्ट नेटवर्क के नेटवर्क फंक्शंस में आप मेनली चार तरह के फंक्शंस डिफाइन करते हैं: वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, करंट ट्रांसफर रेशियो, ट्रांसफर इंपीडेंस और ट्रांसफर एडमिटेंस। ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। तो जब भी टू पोर्ट नेटवर्क्स आएंगे तो आपको मेनली वहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो मतलब आपको V2 ऑफ S अपॉन V1 ऑफ S की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जो हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू, वो ट्रांसफर फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ s। अगर हम नाम दे दें लेट्स से f ऑफ s, देन इट इज V2 ऑफ s अपॉन V1 ऑफ s। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इसको आप जानते भी होंगे। जब आप कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट लेते हैं मतलब ये आपका एक लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा, मतलब ये एक इंटीग्रेटर है। अगर यहीं पर आप रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट लेते हो तो यही आपका हाई पास फिल्टर हो जाता और उस केस में डिफरेंशिएटर की तरह वर्क करता। ठीक है, तो ये आइडियल इंटीग्रेटर का केस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस नोड और इस नोड के बीच में दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप हो, दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल सेम है। मतलब एक चीज़ तो आपको पता है कि I2 ऑफ S की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब अगर हम देखें तो इन दोनों ही ब्रांचेज में जो करंट है वो सिर्फ एक ही करंट है, I1 ऑफ S। तो अगर एक ही करंट है तो आप इजीली KVL इक्वेशंस के थ्रू V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दोनों का रेशियो ले सकते हैं। V2 तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हम इस कैपेसिटर के क्रॉस V2 ले रहे हैं, मतलब जितना वोल्टेज इस कैपेसिटर में ड्रॉप हो रहा है वही हमारा V2 ऑफ S है। अगर आप देखें तो करंट एक ही आपका फ्लो कर रहा है। इस पूरे लूप की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही करंट है दैट इज I1 ऑफ S। इस पूरे में हमारा एक ही करंट है दैट इज I1 ऑफ S। तो अगर हम यहाँ से इंडिविजुअली V1 और V2 फाइंड करने की कोशिश करें, सबसे पहले V1 के लिए आप लिख सकते हैं KVL
यहाँ से चले अगर हम तो माइनस V1S प्लस I1S इंटू आर प्लस C1/CS इंटू I1 ऑफ एस। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं KVL इन इनपुट लूप। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। V1 ऑफ एस की वैल्यू को हम लिख सकते हैं I1 ऑफ एस इंटू आर प्लस 1/CS। ये बिल्कुल आपको इजीली आप समझ गए होंगे। माइनस V1S प्लस IS इंटू आर लिखते प्लस I1S इंटू 1/CS इक्वल्स टू 0 पुट करते, तो उसमें हमने V1 और दूसरी तरफ अगर रख लिया तो ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 ऑफ S इंटू इट इज RCS प्लस 1/CS। तो ये आपके पास आ गया V1 ऑफ S। और V2 ऑफ S तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, जो कैपेसिटर में वोल्टेज है वही हमारा आउटपुट वोल्टेज है V2S। और कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर में करंट है I1S और इसका इंपीडेंस है 1/CS। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते थे V2 ऑफ S इज इक्वल्स टू करंट है I1S कैपेसिटर में और इंपीडेंस लिख दिया हमने उसका 1/CS। ठीक है, तो ये हमारे पास V1 और V2 की वैल्यूज आ गई। तो इसलिए अगर आप ट्रांसफर फंक्शन ले लें इन दोनों का रेशियो, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रांसफर फंक्शन f ऑफ s दैट इज V2 ऑफ s, यही हमारा V2 ऑफ s, I1S अपॉन CS, ये हो गया हमारा V2S डिवाइडेड बाई V1S क्या है हमारे पास देखिए, तो V1S है I1S इंटू RCS प्लस 1/CS। सो इट इज I1S इंटू RCS प्लस 1/CS। तो ये दोनों डिवीजन में CS और ये CS कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये I1S कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल गई 1/1 प्लस RCS। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ये मैंने बस सिंपली आपको ये बताने की कोशिश की है कि टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हमें जो ट्रांसफर फंक्शंस पूछे जाते हैं वो वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो पूछा जाता है। मतलब हमें आउटपुट के वोल्टेज का रेशियो देखना है इनपुट के वोल्टेज के साथ। इसके लिए हमें एक बार आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा V2S, जैसे यहाँ किया हमने, एक बार V1S फाइंड करना पड़ेगा जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा आपने, और फिर दोनों का रेशियो ले लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मान लीजिए हम इस टर्म को अगर हम T नाम दे दें, ये जो हमारे पास टर्म है अगर हम इसको T नाम दे दें, तो इस ट्रांसफर फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में आ गया 1/1 प्लस TS। तो ये जो फॉर्म है हमारा, जब हम सभी फैक्टर्स को 1 प्लस TS के फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये सभी चीजें हम टाइम रिस्पांस में जब जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं इस फॉर्म को टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। जैसे मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन होता f ऑफ s, ऐसा भी लिखा हो सकता था, दैट इज 5 इंटू s प्लस 3 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 4 s प्लस 6। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन k इन द टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, यहीं पर मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम बस करवा देता हूँ कि कई बार ये चीजें भी स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। तो जैसे यहाँ से अगर सिस्टम गेन देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें सिस्टम गेन की वैल्यू 5 दिख रही, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन के इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, तो अगर हम पहले इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, टाइम कांस्टेंट फॉर्म कन्वर्टिंग इनटू टाइम कांस्टेंट फॉर्म, तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हर एक फैक्टर 1 प्लस या माइनस TS के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपका ये जो टर्म 3 है इसको बस आपको 1 बना देना है, अपने आप ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस f ऑफ s को क्या लिख सकते थे हम, 5 है, क्योंकि हमें 1 प्लस TS के फॉर्म में लाना है तो s के साथ जो भी कोफिशिएंट कांस्टेंट आपको दिख रहा है बस वो चीज़ कॉमन कर लीजिए। तो अगर हमने 3 कॉमन कर लिया तो 3 की जगह पर 1 आ जाता और हम लिख सकते थे 1/3 इंटू s। ठीक है, यहाँ s/3 आ जाता, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से अगर आप 2 कॉमन कर लेते, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन कर लेते और यहाँ से अगर आप 6 कॉमन कर लेते, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो ये क्या टर्म बचता 1 प्लस 1/2s। यहाँ से अगर आपने 4 कॉमन कर लिया तो ये बचता 1 प्लस 1/4s और ये टर्म बचता आपके पास 1 प्लस 1/6s। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो फैक्टर्स हैं हमारे वो किस फॉर्म में आ चुके हैं,
1 प्लस टी एस के फॉर्म में सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि ये ट्रांसफर फंक्शन आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो इस केस में अगर आपसे सिस्टम गेन के पूछा जाए तो यहां से ये जो हमारा रिजल्ट होगा, ये जो हमारे पास ये रिजल्ट होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इट इज सिस्टम गेन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। चलिए, तो ये मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया क्योंकि हमारे पास ये जो टू पोर्ट नेटवर्क हमने लिया था उसका ट्रांसफर फंक्शन जो आया वो 1/1 प्लस RCS आया, जिसको कि हम 1 प्लस TS कह सकते हैं, जहां पर t की वैल्यू कितनी है, RC। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट क्या होते हैं ये सभी चीजें हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू बस आपको प्रोसीजर समझ लेना है। जब भी कोई टू पोर्ट नेटवर्क आएगा तो आपको एक इनपुट पोर्ट मिलेगा, एक आउटपुट पोर्ट मिलेगा। आपको इन दोनों पोर्ट के वोल्टेजेस का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, वही आपको ट्रांसफर फंक्शन दे देगा। तो अब क्योंकि हमें कुछ टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल्स करने हैं, तो हमें जो टॉपिक आगे कवर करना है कंपेंसेटर्स, आज हम पहले उसका ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं और कंपेंसेटर्स क्या होते हैं इसको भी एक बार हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क ही हैं तो उनके लिए हम ट्रांसफर फंक्शंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और याद रखने के लिए उनको हम किस फॉर्म में अच्छे से याद रख पाएँ वो फॉर्म हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपेंसेटर्स। देखिए, पहली चीज तो क्या है, कंपेंसेटर्स, कंट्रोलर्स के नाम से ही कंपेंसेट करना, मतलब हमारे पास कुछ डिफिशियंसी हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कंपेंसेटर्स या कंट्रोलर्स वर्ड यूज होते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं, हमें कुछ जो कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस है, जो आउटपुट स्पेसिफिकेशंस है, अगर हमें उनको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं सबसे पहले कि compensators are used to improve the performance specification of control system that is to improve the transient and steady state responses। सॉरी, देखिए, तो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को इंप्रूव करने के लिए हम कंपेंसेटर्स यूज करेंगे। और कौन से परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस या फिर स्टेडी स्टेट रिस्पांस। जब भी कभी किसी भी जगह पर आपसे कंट्रोल सिस्टम में परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन की बात पूछी जाए, इंप्रूवमेंट की, कि आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करना है या स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंप्रूव करना है, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, जब हम ट्रांजिएंट रिस्पांस, ट्रांजिएंट पीरियड और स्टेडी स्टेट पीरियड को समझना चाह रहे थे, तो हमने देखा था कि अगर ये हमारा इनपुट है, यहाँ पर हम इसी एक्सिस पर इनपुट एंड आउटपुट दोनों ले रहे थे, इस एक्सिस पर हमारा टाइम था, तो ये हमारा इनपुट है और हमारा जो आउटपुट है, अगर इसको इस तरह से कुछ ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से इसको फॉलो करता है और फाइनली अगर इस वैल्यू पर जाकर कांस्टेंट हो जाता है, तो हमने देखा था कि जब तक हमारा आउटपुट टाइम के साथ चेंजिंग नेचर का है, जैसे यहाँ तक दिख रहा है हमें आउटपुट में वेरिएशंस हो रहे हैं टाइम के साथ, तो ये स्टेट आपने कहा कि ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट है, ट्रांजिएंट पीरियड है। और इसके बाद जब आउटपुट में वेरिएशंस बंद हो गए, जब आउटपुट किसी एक वैल्यू पर कांस्टेंट हो गया, तो ये जो पीरियड स्टार्ट हो गया इसको हम कहते हैं, ये कौन सा स्टेट है, स्टेडी स्टेट। तो दो ही चीजें होती है, जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि वो सिस्टम अपने ट्रांजिएंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपने स्टेडी स्टेट में एंटर हो। अगर कोई सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट में एंटर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि ट्रांजिएंट स्टेट जब कंप्लीट होगा तभी स्टेडी स्टेट शुरू होगा। तो ट्रांजिएंट स्टेट आप क्या चाहेंगे, जैसे हमने ये लिफ्ट का एग्जांपल लिया था, तो आइडियल केस में आप क्या चाहेंगे, अगर आप लिफ्ट में जाते हैं और अगर आपको 26th फ्लोर पे जाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग में अगर आप गए हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि लिफ्ट उसको 7 मिनट 8 मिनट तक वो लिफ्ट चलती रहे तब जाकर आप पहुंचे। आइडियल ये होना चाहिए, आप चाहेंगे कि जैसे ही हमने बटन प्रेस किया 26th
आइडियली हम चाहेंगे उसी इंस्टेंट पर हम 26 फ्लोर पे पहुंच जाए, आजकल टाइम बहुत कीमती हो गया। तो आपका ये जो चाहना है दैट इज, हम नहीं चाहते कि ट्रांजिएंट स्टेट हमारा ज़्यादा लंबा चले, हम चाहते हैं कि सिस्टम जितनी जल्दी हो सके अपने स्टेडी स्टेट में एंटर हो जाए। तो जब भी आपको किसी सिस्टम के ट्रांजिएंट पीरियड को कम करना होता है तो इसी को आप कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट इंप्रूवमेंट। एक ही, कभी भी अगर आपसे पूछा गया ट्रांजिएंट स्टेट इंप्रूवमेंट का मतलब टू रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट इट्स ट्रांजिएंट स्टेट, जब तक ट्रांजिएंट स्टेट चलता रहता है उस टाइम को कम करना, और इसी को दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं दैट इज टू स्पीड अप द सिस्टम। इसका मतलब कि आप सिस्टम को क्या कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं। लिफ्ट है, उसका पर्पस ही यही है ऊपर और नीचे ले जाना। तो अगर हम ये टाइम कम कर दें कि उसको जो फ्लोर्स को चढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो कम हो गया, मतलब उसका जो ट्रांजिएंट पीरियड है वो कम हो गया और लिफ्ट क्या होगी, स्पीड अप हो गई। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूवमेंट का एक ही मतलब है, सिस्टम को स्पीड अप करना, इसका मतलब उसके ट्रांजिएंट पीरियड में लगने वाले टाइम को कम से कम करना। और जब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंप्रूवमेंट की, तो हमने देखा था स्टेडी स्टेट में आइडियली ये होना चाहिए कि इनपुट तक पूरा ये हमारा आउटपुट आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा और इनके बीच में कुछ गैप बच रहा है तो हमने देखा था कि ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है, ये जो गैप है ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। तो जो भी चीज़ डिजायर्ड नहीं है वो हमारे लिए क्या है, एरर है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा ये एरर आए। तो स्टेडी स्टेट के केस में ये जो हमें गैप दिख रहा है दोनों के बीच में, ये हमारा एरर है, और इसी एरर को कम से कम करना, इसी को आप कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंप्रूवमेंट। तो दो ही चीज़ें होंगी, ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूवमेंट मतलब ट्रांजिएंट पीरियड में लगने वाले टाइम को कम से कम करना, मतलब सिस्टम को फास्ट बनाना, स्पीड अप करना। और स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंप्रूवमेंट का एक ही मतलब होता है कि जो स्टेडी स्टेट एरर जो आ रहा है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में, उसको कम से कम करना। तो कंपेंसेटर्स आप इसी के लिए यूज करने वाले हैं। अगर कोई सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, हम देखेंगे उसके लिए हमें कंपेंसेटर्स यूज कर सकते हैं। अगर कोई सिस्टम स्लो तो नहीं है लेकिन जब वो अपने स्टेडी स्टेट में पहुंचा तो इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस गैप को कम करने के लिए, अपने स्टेडी स्टेट एरर को कम करने के लिए आप दूसरा कंपेंसेटर यूज करेंगे जिसको नाम देंगे लैग कंपेंसेटर्स। और अगर किसी सिस्टम में दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें भी बहुत टाइम ले रहा है और यहाँ गैप भी बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम तीसरा कंपेंसेटर यूज करेंगे जिसको कि हम लैग लीड कंपेंसेटर नाम देंगे। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम ले रहे हैं अपना, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ पहले तो कि 3 टाइप्स हैं कंपेंसेटर्स। फर्स्ट है आपका लीड कंपेंसेटर, लीड कंपेंसेटर। सेकेंड है आपका लैग कंपेंसेटर, और थर्ड है आपका लैग लीड कंपेंसेटर। इसी को लीड लैग के नाम से भी रहता है, कुछ अलग चीजें नहीं है दोनों, ठीक है। तो लीड कंपेंसेटर ये हम यूज करेंगे, यूज्ड टू इंप्रूव ट्रांजिएंट रिस्पांस। और अब आप जानते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करने का मतलब क्या है, दैट इज टू स्पीड अप द सिस्टम, टू स्पीड अप द सिस्टम। लैग कंपेंसेटर it is used to eliminate or reduce steady state error, steady state error, ठीक है। that is to, इसमें भी लिख सकते हैं that is to improve, that is to improve steady state response, steady state response। और ये जो लिखा हमने, it is used to improve both, it is used to improve both the transient and steady state responses, steady state responses। तो ये टॉपिक जो हमने अभी लिया है, क्योंकि ये सभी 2 पोर्ट नेटवर्क्स हैं और हम इन 2 पोर्ट नेटवर्क्स का ट्रांसफर फंक्शन देखना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मतलब पहला कंपेंसेटर, दैट इज लीड कंपेंसेटर। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देखें, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है आपके पास जिसमें इस आर्म में आपको एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और यहाँ पर इस आर्म में एक दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है।
ये नेटवर्क है आपके लीड कंपेंसेटर का। यहाँ हमारा आउटपुट हम ले रहे हैं, ये हमारा आउटपुट, लेट्स से इट इज़ V2S अगर हम एस के टर्म्स में लिखे तो। यह हमारा इनपुट पोर्ट है, इस इनपुट पोर्ट का वोल्टेज हमने लिख दिया V1S। ये जो करंट है इट इज़ I1S। फिर से यहाँ मैं शो करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि ये जो करंट होगा I2S, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये I2S करंट हमारा कितना है, 0 है। ये रेजिस्टेंस R1, ये कैपेसिटर C और ये रेजिस्टेंस R2। अगर हम फिर से इम्पीडेंस के टर्म से बात करें तो रेजिस्टेंसेस का तो R ही रहेगा, कैपेसिटर के लिए हम 1/CS इम्पीडेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, फिर से हमें V2S अपॉन V1S का रेशियो चाहिए। तो फिर से आपको दिखा कि अगर I2 हमारा 0 है, अगर ये हमारा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यही I1S करंट हमारा पूरे इस लूप में फॉर्म कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इन दोनों, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर हम इसके इक्विवेलेंट को नाम दे दें, लेट्स से अगर हमने इस इक्विवेलेंट को लेट्स से हमने नाम दे दिया Z1S, ठीक है। अगर ये हमारा क्या है, अगर ये Z1S है तो Z1S की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z1S पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू R1 इंटू 1/CS एंड डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/CS। मतलब अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R1 अपॉन R1CS प्लस 1, R1CS प्लस 1। ये CS और CS कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप LCM लेंगे तो ये आपका Z1 ऑफ S आ गया। मतलब इस कॉम्बिनेशन को आपने कहा कि हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इस ब्लॉक से R1 अपॉन R1CS प्लस 1 से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो अब हम इस सर्किट को ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा Z1 आ गया, दैट इज R1 अपॉन R1CS प्लस 1। ये हमारा Z1 है और इसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कही R2। इस रेजिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया है, R2। ये आपका वोल्टेज है V2 और एक ही करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, उसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ I1 ऑफ S। यहाँ पर आपका वोल्टेज है इस नोड पर V1 ऑफ S, ठीक है। ये देखा था हमने, यही करंट I1S, बस इस लूप में यही करंट है, I2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अब अगर आप यहाँ से KVL इक्वेशन लिखते तो पहले KVL इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप इनपुट लूप में। अगर आप यहाँ पर KVL इन इनपुट लूप देखें, KVL इन इनपुट लूप, तो हम यहाँ से चले अगर नेगेटिव टर्मिनल से तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ V1S प्लस, अब देखिए इन दोनों ब्लॉक्स में करंट सेम है, इसमें ड्रॉप हम लिखते I1S इंटू दिस, फिर इसमें ड्रॉप हम लिखते I1S इंटू R2 और दोनों को ऐड करते तो दोनों में से I1S हम कॉमन लेकर लिख लेते हैं। तो या तो आप लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज I1S इंटू एक बार ये वैल्यू R1 अपॉन R1CS प्लस 1 और फिर उसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस है आपके पास R2, ठीक है। तो हमने लिख दिया माइनस VS प्लस इसमें ड्रॉप प्लस इसमें ड्रॉप और इक्वल्स टू हम पुट कर देते हैं 0, ठीक है। ये हमारी KVL इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हमें V1S की वैल्यू क्या दिख रही है, V1S इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा साइन, यहाँ से आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू I1S इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास LCM तो आ गया, मान लीजिए हमने इसको लिख दिया R1CS प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, एक बार यहाँ तो R1 आएगा, फिर क्या आता R2 R1CS, फिर आता R2, तो मैं उसको पहले लिख देता हूँ R2 को, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R1 R2CS। चेक कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2CS डिवाइडेड बाय आपके पास R1CS प्लस 1। तो ये आपके पास इस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई, V1S की वैल्यू आ गई। अब आपको V2S चाहिए, वो तो देखकर ही पता चल रहा है। V2S क्या है आपका, इस रेजिस्टेंस R2 में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना ड्रॉप होगा, करंट है इसमें I1S, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं V2S की वैल्यू, दैट इज I1 ऑफ S इंटू R2, I1 ऑफ S इंटू R2। अब अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन देखना है तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर हम f ऑफ S नाम दे दें तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है V2S अपॉन V1S।
तो V2 की जगह ये वैल्यू, V1 की जगह ये वैल्यू हमें लिखनी है, तो लिख देते हैं हम। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू आ गई, V2s की जगह पर हमारे पास है I1s इंटू R2 और डिवाइडेड बाई V1s की जगह पर हमारे पास है I1s इंटू, आप चेक करेंगे अगर तो आपको मिलेगा हमारे पास क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 CS, और जो टर्म डिवीजन में था, क्योंकि हम यहाँ V2 अपॉन V1 कर रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म था 1 प्लस R2 CS, वो आपका ऊपर आ जाएगा। ये जो टर्म है हमारा 1 प्लस R1 CS, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया इंटू 1 प्लस R1 CS। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं I1s और I1s कैंसिल आउट हो गए, तो एफ ऑफ एस की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो ऐसी है, दैट इज R2 इंटू 1 प्लस R1 CS डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 CS। अब देखिए इस फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन को याद रखना आपके लिए हेक्टिक होगा। सॉरी, तो एक तो आसान भी नहीं है इस फॉर्म में याद रखना, और अगर हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वहां से हमें इस सिस्टम के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आप इसको देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, न्यूमरेटर में जो चीज़ है उसको एज इट इज रखते हैं R2 इंटू 1 प्लस R1 CS डिवाइडेड बाई, अगर डिनोमिनेटर में से हम ये R1 प्लस R2 अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं कि हमने अगर R1 प्लस R2 कॉमन कर लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, R1 प्लस R2 में से R1 प्लस R2 कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा। इतने पार्ट में से अगर हम देखें R1 प्लस R2 अगर कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस इसमें से भी कॉमन किया है तो क्या करना पड़ेगा, इसको R1 प्लस R2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम R2 इंटू R1 इंटू CS डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखिए हमने कुछ बड़ी चीज़ नहीं की है, बस हमने क्या कर दिया है, ये जो भी हमारे पास टर्म था डिनोमिनेटर में से हमने R1 प्लस R2 कॉमन कर लिया, तो R1 प्लस R2 कॉमन है, तो यहाँ से R1 प्लस R2 में से क्या बचा, 1 बचा, और इस पार्ट में से भी हमने क्योंकि कॉमन किया है तो हमने यहाँ पर इसके साथ क्या दिखा दिया, डिवीजन में दिखा दिया। यहाँ R1 R2 CS लिखा था, मैंने उसको R2 R1 CS लिख दिया। अब ऐसा करने से आपको क्या एडवांटेज मिला, देखिए जो आपके पास जो नेटवर्क दिख रहा है, ये जो आपका नेटवर्क है, आपको दिख रहा है कि R1 और C ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आपके पास जब R1 इंटू C आ रहा है, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको डिफाइन कर दें कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास R1C आया, जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये देखिए आपके पास ये दिख रहा है R1C, यहाँ दिख रहा है आपको R1C, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर R1C आया, अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर दें कि लेट R1 इंटू C इज इक्वल्स टू T, अगर हम इसको नाम दे दें T, R1 इंटू C को हम क्या नाम दे दें, T, और ये एक टर्म आपको और दिख रहा है R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ पर भी आपको ये टर्म दिख रहा है R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर हम इस फैक्टर को, ये कांस्टेंट होगा, रेजिस्टर्स हैं R2 R1 दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसको एक कांस्टेंट डिफाइन कर दें, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर इसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया। तो अगर आपने R1C को T नाम दे दिया टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में, जैसा आपने देखा था 1 प्लस TS जब हम लिखते थे, तो अगर हम इस R1C को हम अगर T नाम दे दें और R2 अपॉन R1 प्लस R2 को अगर हम अल्फा नाम दे दें, तब आप देखिए ये ट्रांसफर फंक्शन अब कितने ईजी फॉर्म में आपका रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से। तो अब आप लिख सकते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन को, देन एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, इस पूरी चीज को आपने क्या कहा, ये क्या हमारा अल्फा है, तो अल्फा इंटू ये 1 प्लस, अब देखिए यहां से क्या है, ये R1 इंटू सी इसको आपने कहा T है, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, TS। तो न्यूमरेटर कैसा आ गया, अल्फा इंटू 1 प्लस TS डिवाइडेड बाई, ये टर्म तो पूरा आप ले चुके हैं, यहां पर 1 प्लस ये जो R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, इसको हम क्या कहेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज अल्फा, R1 इंटू सी इज वॉट T, सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू T इंटू S। तो ये आपके पास क्या आ गया, अपॉन 1 प्लस
अल्फा इंटू टी इंटू एस। तो ये है आपके लीड कंपेंसेटर का ट्रांसफर फंक्शन। ये आपके लीड कंपेंसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है। हमने R2 अपॉन R1 प्लस R2 को अल्फा पुट कर दिया और R1 इंटू सी को अगर हमने टाइम कांस्टेंट T पुट कर दिया। अब देखिए यहां से अगर आप जरा सा गौर करें, R2 और R1 दोनों पॉजिटिव रेजिस्टेंसेस हैं, तो हमेशा ये जो R2 होगा ये R1 प्लस R2 से छोटा होगा। मतलब R1 प्लस R2 हमेशा ही R2 से बड़ा होगा। तो जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है? हमेशा ही 1 से छोटी होगी। अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए इस ट्रांसफर फंक्शन से आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि लीड कंपेंसेटर के लिए हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आया है दैट इज अल्फा इंटू 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टी एस, जहां पर अल्फा की वैल्यू है R2 अपॉन R1 प्लस R2 विच इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड जो टी हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू है R1 इंटू सी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम पहली बात करें इसके पोल जीरो प्लॉट की, ठीक है, अगर हम इसमें पोल्स और जीरोस देखना चाहें तो सबसे पहले अगर हम देखें पोल कहाँ पर है? जहाँ पर आप ये डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे, मतलब 1 प्लस अल्फा टी एस को जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपको एस की वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन अल्फा टी पर। तो पोल कहां पर है इसका? -1 अपॉन अल्फा टी पर पोल है, ठीक है। ये तो पहली चीज है, ये तो आपको याद रखना ही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये ट्रांसफर फंक्शन याद रखना। उसके बाद हम इस ट्रांसफर फंक्शन से और भी चीजें अभी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए लीड कंपेंसेटर के लिए। अब यहां पर अगर हमने पोल्स को देखा तो एक ही पोल है और वो कहां पर है? -1 अपॉन अल्फा टी पर। और अगर हम बात करें जीरोस की तो इसमें जीरोस कहां पर है? जीरो भी एक ही दिख रहा है आपको। जीरो के लिए ये तो कांस्टेंट है, जब ये फैक्टर आप जीरो पुट करेंगे 1 प्लस टी एस इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहां से आपको जीरो की लोकेशन दिख रही है एस इक्वल्स टू -1 अपॉन टी पर। -1 अपॉन टी पर जीरो है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि -1 अपॉन टी पर जीरो है, -1 अपॉन अल्फा टी पर जीरो है। लेकिन जब आपको पोल जीरो प्लॉट करना होगा तो आप किसको ओरिजिन के पास दिखाएंगे? मतलब पहले पोल का अपीयरेंस होगा या पहले जीरो का अपीयरेंस होगा? तो अगर आप यहां पर देखें, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने पहले ही शो कर दी है कि अल्फा इज लेस देन 1। मान लीजिए अगर हम यहां पर बस देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चीज पहले आ रही है, सिर्फ वो देखने के लिए अगर हम मान लेते कि लेट टी इज 1, ठीक है, लेट टी इज 1, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों जगह टी की सेम वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू कोई भी हमें लेनी है 1 से छोटी। तो अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.5, ठीक है। अगर आप इन दोनों चीजों को देख कर देखेंगे तो यहां से आपको पोल कहां पर मिलेगा? पोल मिलेगा s इक्वल्स टू -1 अपॉन अल्फा की वैल्यू आपने 0.5 रखी है, टी की वैल्यू आपने 1 रखी है, मतलब पोल कहां पर है? -2 पर है। और जीरो कहां पर दिख रहा है आपको? जीरो कहां पर दिख रहा है? s इक्वल्स टू -1 अपॉन टी और टी की वैल्यू कितनी है? 1, मतलब कहां पर है? -1 पर। मतलब ओरिजिन से अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन के बाद -1 पर पहले जीरो आपको दिखेगा, फिर -2 पर आपको पोल का अपीयरेंस दिखेगा। मतलब जो लीड कंपेंसेटर है उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि जीरो कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द पोल, और आप कह सकते हैं कि जीरो इज नियरर टू ओरिजिन। अब जीरो के नियरर होने का क्या सिग्निफिकेंस है? जब आप रूट लोकस पढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे चीजों को कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इफेक्ट ऑफ एडिंग जीरोस टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जब हम किसी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई पोल ऐड करते हैं तो जो उसका रूट लोकस बना हुआ होता है, अभी आपको शायद ये चीज़ समझ में ना आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि पहले कर चुके होंगे तो वो मेरी बात को कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब हम रूट लोकस पर जाएंगे तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। तो जब भी हम किसी ट्रांसफर फंक्शन में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई पोल ऐड करते हैं तो उसका रूट लोकस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे एक तो स्टेबिलिटी कम होती है और दूसरी चीज उसका जो सेटलिंग टाइम है वो बढ़ता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं सिस्टम की स्पीड कम होती है। लेकिन जब आप जीरोस ऐड करते हैं किसी ट्रांसफर फंक्शन में तो उसका रूट लोकस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और इसके साथ साथ जो सेटलिंग टाइम है वो भी कम होता है, मतलब सिस्टम स्पीड अप भी होता है। तो यहाँ पर अगर जीरो हमारा
पास में है ओरिजिन के, मतलब ये जो हमारा सिस्टम, ये जो कंपेंसेटर हम यूज कर रहे हैं, इट कैन बी यूज टू इंप्रूव द स्टेडी ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स, दैट इज टू स्पीड अप द सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास, अब हम इसका अगर पोल जीरो प्लॉट करें, तब हमें पता चल चुका है कि पहले जीरो आएगा फिर पोल आएगा। तो ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। पहले आपका जीरो आ रहा है, कहाँ पर है जीरो? -1/t पर। और पोल बाद में आएगा जो कहाँ पर है? -1/α t पर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जीरो कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द पोल। ठीक है, जिससे कि सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अगर जीरो हमारा ओरिजिन के ज़्यादा पास होगा तो सिस्टम स्पीड अप होगा इसको कनेक्ट करने पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप और जो चीज़ें देख सकते थे, जैसे अभी हमने लिखा ट्रांसफर फंक्शन एफ ऑफ एस, जिसकी वैल्यू थी अल्फा इंटू 1 + TS/1 + अल्फा TS। अगर आप s की जगह j ओमेगा पुट करते तो आपको f ऑफ j ओमेगा क्या दिखता? आपको दिखता है f ऑफ j ओमेगा दैट इज अल्फा इंटू 1 + j ओमेगा t डिवाइडेड बाई 1 + j ओमेगा अल्फा t। तो आपको अगर ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर आपने लिख लिया साइनसोइडल मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस के लिए, तो अब यहाँ से आप चाहें तो इसका फेज एंगल फाइंड कर सकते हैं इस एफ ऑफ जे ओमेगा का। फेज एंगल जैसे ये 1+, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका फेज एंगल जानते हैं आप, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। और न्यूमरेटर में जो टर्म है ओवरऑल फेज एंगल के लिए, उसमें से आप डिनोमिनेटर का फेज एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको इस ओवरऑल एफ ऑफ जी ओमेगा का फेज एंगल मिलेगा। मतलब अगर आप देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते थे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी जो मैंने ये टॉपिक लिया वो सिर्फ इसके लिए कि हम यहाँ तक समझ जाएं कि इस टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन कितना है। तो हमें बस इतना अभी याद रखना है, अल्फा इंटू 1 + TS/1 + अल्फा TS। लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा हमें फेज लीड प्रोवाइड करने वाला है, तो कितना लीड प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम कितना तक हम इससे फेज लीड अचीव कर सकते हैं। तो अगर वो चीज़ हमें देखनी होती तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका फेज एंगल कितना है। अगर हम ये फेज एंगल देखते तो हमारे पास ये वैल्यू आती tan इनवर्स ओमेगा टी एंड माइनस डिनोमिनेटर का फेज एंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। अब tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी के रिजल्ट से आप इसको एक tan के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 + AB। उससे फिर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए, मान लीजिए हम इसको फाई नाम दे देते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते, इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, उसको जीरो पुट करते, तो ये मैक्सिमम मिनिमा यहाँ से हम यूज करके हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम फेज एंगल क्या होगा जो जितना हमें ये फेज शिफ्ट दे सकता है, और ओमेगा की किस वैल्यू के लिए हमें वो मैक्सिमम फेज लीड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया, लेट्स से ये हमारा अगर फाई है, तो यहाँ से आपको जो दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज मैक्सिमम फेज लीड प्रोवाइडेड बाय द लीड कंपेंसेटर। तो इसकी वैल्यू है फाई एम इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 + अल्फा। ठीक है, कई बार जब हमारे पास इस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि 1 माइनस अल्फा ऊपर था कि 1 + अल्फा ऊपर था, लेकिन यहाँ पर आपको भूलने जैसी कोई बात है नहीं। अगर आप थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए। साइन के अंदर कोई भी फंक्शन अगर हम लेते हैं तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मतलब -1 से +1 के बीच में ही होगी। तो इसलिए न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिनोमिनेटर के, तो इसलिए न्यूमरेटर में ही 1 माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, ये आपको मैक्सिमम फेज लीड प्रोवाइड कितना हो रहा है ये बताएगा। तो ये कैसे पता चलेगा हमें बस चाहिए अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा कैसे मिलेगा, तो ट्रांसफर फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फॉर अ लीड कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन इज दिस, उसको आप अपने इस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे अल्फा इंटू 1 + TS/1 + अल्फा TS से, और कंपैरिजन से आप अल्फा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अल्फा आपको मिल गया तो आपको मैक्सिमम फेज लीड कितना हो रहा है ये प्रोवाइड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो
एक चीज और याद रख लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम लीड अकर्स, जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम फेज लीड अकर होता है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा एम नाम दे दें तो इसकी वैल्यू होती है 1/√ऑफ अल्फा इंटू टी। ये टी बाहर है, अंडर रूट सिर्फ किस में है, अल्फा में है, ठीक है। और जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, अभी वैसे हमारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, बाद में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर और आप लिख सकते हैं कि लीड कैपेसिटर increases बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। आप आगे जाकर पढ़ेंगे, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं एमपी का मतलब है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ये चीजें आपको आगे पता चलेंगी क्या होता है जब हम टाइम रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। एमपी इंक्रीज होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड फेज मार्जिन इंक्रीज होगा, ठीक है। ये डिक्रीज क्या करेगा, तो भी लिख देते हैं हम यहां पर, इट डिक्रीजेज द SNR रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट। और एक चीज लिख देता हूं, इसकी हेडिंग आप लिख लीजिएगा यहां पर, फीचर्स ऑफ फेज लीड कंपेंसेटर्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं फीचर्स ऑफ फेज लीड कंपेंसेटर्स। मैं ये जितने पॉइंट्स यहां पर लिख रहा हूं, इन सभी पॉइंट्स से आपको बहुत जगहों पर ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज और यहीं पर लिख लीजिएगा, नीचे तक आ रहा है नहीं मुझे देखना पड़ेगा एक बार, यहीं मैं लिख देता हूं, इट रिक्वायर्स लार्ज वैल्यूज ऑफ आर एंड सी। मतलब हम इसके फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना रहे हैं उसमें जो आर और सी हमने यूज किया है, यहां पर हमें उसकी लार्ज वैल्यूज चाहिए होती है। अगर हम एक सिग्निफिकेंट, अगर हम फेज लीड चाहते हैं प्रोवाइड करवाना, तो उसके लिए आर और सी की वैल्यूज हमें ज्यादा लेनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या रखना है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो ट्रांसफर फंक्शन है हमारा अल्फा इंटू 1+TS अपॉन 1+αTS। ये ट्रांसफर फंक्शन है, अल्फा की वैल्यू R1 इंटू सी है, और अल्फा की वैल्यू R2 अपॉन R1+R2 है, और T की वैल्यू R1 इंटू सी है। इतनी चीजें आप अगर फेज लीड के लिए याद रखते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फेज लीड के बन जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, जैसे जब आप कंपेयर करेंगे, मान लीजिए आपको अल्फा चाहिए, तो कंपेयर जब करेंगे तो इससे आप इस अल्फा को कंपेयर नहीं करेंगे, जो भी ट्रांसफर फंक्शन लिखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दे दिया 1+s अपॉन 1+0.3s, तो इस अल्फा को छोड़कर 1+s को यहां से कंपेयर करेंगे, यहां से 1+ जो 0.3s है उसको यहां से कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को ही मेनली कंपेयर करना होता है। ये कांस्टेंट तो हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो क्वेश्चन में, उसको इससे कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अल्फा मिल गया आपको और टी पता चल गया, तो आप यहां से ये दोनों चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क था जो कहलाता है लीड कंपेंसेटर। चलते हैं नेक्स्ट हम अपने सेकंड कंपेंसेटर पर। तो जो सेकंड हमारा है, दैट इज सेकंड वन इज लैग कंपेंसेटर, ठीक है। तो ये एक और ध्यान में रखिएगा चीज जो मैंने लिखा है, यहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए कि फेज लीड में हमने पहले लिख दिया कि 0 कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द पोल, 0 इज नियरर टू ओरिजिन। 0 पहले आएगा, पोल बाद में आएगा, और तभी ये सिस्टम को स्पीड अप कर पाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ के बाद मैंने डेरिवेशन अभी स्किप कर दिया क्योंकि अभी हमारा पर्पस यहाँ पर वो डेरिवेशन देखना नहीं था, ठीक है। अदरवाइज ये एक सिंपल मैथमेटिकल है, आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे, मैं तो हूँ ही आपके पास, कभी भी आप मुझसे टेलीग्राम में कंसल्ट कर सकते हैं। लैग कंपेंसेटर, थोड़ा सा अगर हम देखें डिजाइन में क्या चेंजेस हैं, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस जिसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर का, अब वो नहीं है कैपेसिटर अब इस आर्म में आपके रेजिस्टर के साथ सीरीज में है।
अब ये कैपेसिटर की पोजीशन अब यहाँ पर कर दी गई शिफ्ट। तो ये है आपका लैग कंपेंसेटर का नेटवर्क। ये आपका आउटपुट पोर्ट वोल्टेज V2S, ये इनपुट पोर्ट का वोल्टेज V1S, रेजिस्टेंस R1, इट इज R2, इट इज C, और फिर से हम इसके इम्पीडेंस को 1/CS लिख सकते हैं। यहाँ से करंट I1S, ये करंट I2S 0, ये करंट I2S 0, मतलब इस पूरे में एक ही करंट फ्लो करेगा, कौन सा, I1 ऑफ S। और अब यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं, फिर से अगर हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, हम एक बार पहले इस लूप में KVL इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से V1S फाइंड करेंगे। V2S दिख रहा है आपको कि इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारा V2S है, और दोनों का रेशियो ले लेंगे, हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं KVL इन इनपुट लूप। इनपुट लूप में KVL इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ V1S प्लस इस रेजिस्टर में ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस है R1, करंट है I1S, तो I1S इंटू R1। ऐसे ही इन सभी में क्योंकि करंट हमारा I1S ही है तो हम इसमें ड्रॉप लिख लिया हमने, फिर इसमें ड्रॉप लिखते तो भी हमारा I1S इंटू R2 आता, इसमें ड्रॉप लिखते तो भी I1S इंटू 1/CS आता। तो I1S सब में से कॉमन कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस 1/CS, और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं कितना, 0। ये हो गया हमारा लूप कंप्लीट। यहाँ से चले इसमें वोल्टेज ड्रॉप, इसमें ड्रॉप लिख लिया हमने, टोटल को हमने पुट कर दिया 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि V1S की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, I1S इंटू हम लिख सकते हैं R1CS प्लस R2CS प्लस 1/CS। ठीक लिखा हमने, चेक कर लीजिए, सभी में CS मल्टीप्लाई हो गया, R1CS प्लस R2CS प्लस 1/CS, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास V1 ऑफ S आ गया। अब ऐसे ही जब हम V2S देखेंगे, मतलब इस आर्म में टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप प्लस इस कैपेसिटेंस में ड्रॉप की वैल्यू आपको लेनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते थे V2 ऑफ S, तो V2 ऑफ S डायरेक्टली हम लिख देते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते थे आउटपुट इन KVL इन आउटपुट लूप। तो यहाँ से चलते हैं माइनस V2S प्लस R2 इंटू I1S प्लस 1/CS इंटू I1S इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती V2 ऑफ S इज इक्वल्स टू I1 ऑफ S इंटू R2 प्लस 1/CS। ठीक लिखा हमने, R2 प्लस 1/CS, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, I1 ऑफ S इंटू R2CS प्लस 1/CS। V2 मिल गया, V1 मिल गया, दोनों का रेशियो ले लेंगे, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लैग कंपेंसेटर F of S, that is V2 of S अपॉन V1 of S। V2 of S हमें मिला है I1 of S इंटू R2CS प्लस 1/CS, यही है R2CS प्लस 1/CS इंटू I1S, ये आपका V2 of S है। और V1 of S की जगह पर है हमारे पास I1CS इंटू I1S इंटू R1CS प्लस R2CS प्लस 1, तो डिवाइडेड बाई ये हमने लिखा V2 ऑफ S की वैल्यू, दैट इज I1S इंटू R1CS प्लस R2CS प्लस 1/CS। ठीक है, CS और CS कैंसल्ड, I1S कैंसल्ड, मतलब हमारे पास जो F ऑफ S आ रहा है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है कितनी, R2CS प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास वैल्यू है R1CS प्लस R2CS प्लस 1। ठीक है ये। अब अगर हम फिर से देखिए यहाँ पर, इसको भी अगर हम एक और मॉडिफाइड फॉर्म में ले जाएं, जिससे कि हमें फिर से जिस तरह से हमने वहाँ अल्फा और टी डिफाइन किया था वैसे ही चीज़ करके अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर F ऑफ S इज इक्वल्स टू ऐसे लिखा हमने, दैट इज R2CS प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम इन दोनों में से CS कॉमन कर ले, इस 1 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस 1 को हमने पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा।
और इन दोनों में से हम CS कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इन दोनों में से CS कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करें, न्यूमरेटर में हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, न्यूमरेटर में बस हम 1 को पहले लिख लेते हैं, तो 1 प्लस R2CS एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब देखिए ये जो टर्म है, अगर हम इस टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दें R2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर CS जहाँ पर लिखा था वहाँ पर अगर हमने R2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया R2 इंटू CS, और ये जो टर्म था R1 प्लस R2 अगर हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया किससे, R2 से, कोई फर्क नहीं पड़ा, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम फिर से डिफाइन कर दें कि जिस तरह से हमने अल्फा डिफाइन किया था R2 अपॉन R1 प्लस R2 को, तो अगर हम 1 अपॉन अल्फा ले लें जिसको कि हम बीटा के नाम से डिफाइन कर दें, तो अगर हम बीटा लेंगे तो अल्फा की वैल्यू थी R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R2, वही टर्म हमें यहाँ पर दिख रहा है R1 प्लस R2 अपॉन R2। ऐसे ही तो इसको हम अगर मान लें कि इस टर्म को अगर हम नाम देते हैं बीटा। दूसरी चीज, जैसे जब हमने लीड कैपेसिटर लिया था तो वहां रजिस्टर R1 का कैपेसिटर के साथ कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वहां पर टाइम कांस्टेंट हमने R1 इंटू सी डिफाइन किया। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो R2 कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर C, तो यहाँ पर अगर हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करें R2 इंटू सी, तो ये जो दो जगहों पर आपको दिख रहा है R2 इंटू सी, यहाँ पर भी दिख रहा है R2 इंटू सी, तो इन दोनों की जगह पर अगर हम ले लें टाइम कांस्टेंट T, इनको अगर हम मान लें इट इज T, और R1 प्लस R2 अपन R2 को अगर हम मान लें बीटा, तो फिर इस ट्रांसफर फंक्शन को हम ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये हम एक बार फिर से लिख देते हैं, ये हमारे पास f ऑफ s की वैल्यू अभी ऐसी आई है, 1 प्लस R2CS डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2CS इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि लेट बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R2 एंड T इज इक्वल्स टू R2 इंटू सी। अगर हम ये दो मैनिपुलेशंस यहाँ पर कर दें कि जहाँ जहाँ R2C है वहाँ T लिख दें, और जहाँ R1 प्लस R2 अपॉन R2 है वहाँ पर अगर बीटा लिख दें, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन आ गया, दैट इज f ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 प्लस TS अपॉन 1 प्लस बीटा TS। तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। लीड कंपेंसेटर के लिए था अल्फा इंटू 1 प्लस TS अपॉन 1 प्लस अल्फा TS, जहाँ अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी थी, R2 अपॉन R1 प्लस R2 थी। यहाँ पर है 1 प्लस TS अपॉन 1 प्लस बीटा TS, जहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है, और आपको यहाँ से भी इजीली विजिबल है कि ये हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 अपॉन R2, तो डेफिनेटली R2 से बड़ा होगा ये टर्म R1 प्लस R2, तो यहाँ जो हमारा बीटा है दैट इज ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1 था तो ऑब्वियसली 1 अपॉन अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन फॉर लैग कंपेंसेटर। अब अगर फिर से हम इसमें पोल्स एंड जीरोस देखें तो यहाँ से हमारे पास ये जो ट्रांसफर फंक्शन है f ऑफ s दैट इज 1 प्लस TS अपॉन 1 प्लस बीटा TS, तो यहाँ से अगर हम देखें इसके पोल, तो इसके पोल की लोकेशन क्या है, जहाँ पर हम ये 1 प्लस बीटा TS को 0 पुट कर दें, मतलब s की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 अपॉन बीटा T, -1 अपॉन बीटा T पर इसका पोल है, और 0 कहाँ पर है, 0 की लोकेशन के लिए न्यूमरेटर को 0 पुट किया आपने 1 प्लस TS को, तो यहाँ से आपको s की जो वैल्यू मिली दैट इज -1 अपॉन T। अब फिर से क्योंकि बीटा 1 से बड़ा है, अभी फिर से हमें प्लॉट करने में देखना पड़ेगा कि हम पहले किसको प्लॉट करें, पोल को या 0 को। तो अगर मान लीजिए t की वैल्यू 1 है तो बीटा 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं बीटा की वैल्यू 4 है, तो अगर t की वैल्यू 1 है तो हमारा 0 कहाँ पर है, -1 अपॉन टी दैट इज -1 अपॉन 1, तो -1 पर हमारा 0 है। लेकिन अगर पोल देखेंगे तो -1 अपॉन 4 पर पोल होगा, मतलब -0.25 पर ही पोल हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि बीटा 1 से बड़ा है इसलिए अब ये वैल्यू छोटी है
मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब अब पोल आपका ज़्यादा पास होगा किसके, ओरिजिन के। तो अगर आप इसका पोल जीरो प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको पोल जीरो प्लॉट मिलेगा। ये जी ओमेगा और ये सिग्मा की एक्सिस है, और अगर आपने पोल जीरोस प्लॉट किए तो अब पोल हमारा यहाँ है, ये हमारा पोल है। कहाँ पर है पोल, -1/β t पर, जो कि पहले अपीयर होगा किससे, इस जीरो से, जो जीरो कहाँ पर है आपका, -1/t पर। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, पोल इज नियरर टू ओरिजिन। अब यहाँ पर पोल ओरिजिन के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो ये आपका, बस आपको ट्रांसफर फंक्शन याद रखना है, एफ एस की वैल्यू 1+TS/1+βTS ये याद रखना है। आपको बीटा की वैल्यू याद रखनी है 1/α, दैट इज R1+R2/R2, एंड आपको टी की वैल्यू याद रखनी है। अब इस केस में टी क्या हमारा, R2 × C हमारा टी है, ठीक है। प्रीवियस केस में क्या था, R1 × C हमारा टी था। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, जो कि आगे के लिए आपके हेल्पफुल होंगी। ईएससी के डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स में ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ फेज लैग कंपेंसेटर। पहले तो ट्रांसफर फंक्शन याद रखना है, एफ ऑफ एस इतनी बार लिख देता हूं कि आपको याद हो जाए, 1+TS/1+βTS। बीटा इज R1+R2/R2, T is R2 × C, एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट, इसी रिजल्ट से आपने देखा कि पोल is nearer to मुझे एक बार चेक करना होगा, अचानक लाइट चली गई थी, तो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग कितनी बची है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर हमारा जाएगा, ठीक है। तो आई एम सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर मैं एक ही बार में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कोई हमारा ब्रेक नहीं होता, तो इसलिए ये वीडियो भी अगर आपको मिलेगा तो इसी तरह से बीच में आपको थोड़ी देर ब्लैंक और ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम भी जो लगेगा इसको, वो भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। तो होप कि आप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। बोर्ड को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए इस बीच में थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का जो भी यहाँ पर ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर किया कीजिए। आप लोग मेरे साथ ग्रुप्स में कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम ग्रुप, जैसे हमने पैडवॉक टेलीग्राम ग्रुप, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे के रखी है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में आपको पैडवॉक ऐप की लिंक मिल जाएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन में सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का कोई कोर्स नहीं है, और आपके लिए 8 सब्जेक्ट्स गेट के यहाँ पर मैं डील करूँगा विद टेस्ट सीरीज़, और उसके अलावा भी आपके साथ बहुत सारे यहाँ पर डिस्कशन हमारा होने वाला है। तो बिल्कुल आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लें हमारी फाइल जो थी वो कितनी बची है अचानक शटडाउन होने से। वैसे ऑटो सेव का रहता है इसमें फीचर थोड़ा सा, तो शायद वो बच गई हो, फिर भी एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। यस, रिकवरी का ऑप्शन तो आ गया है, देखते हैं कहाँ तक हमारा ये रिकवर हो पाएगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसमें
कर लेते हैं। चलिए तो आगे डिस्कशन अपना हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारे पास पोल इज नियरर टू द ओरिजिन, ये हमने बात कर ली थी। इसके बाद फिर हमने लिखा था, हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ फेज लैग कंपेंसेटर। तो जो चीज़ें मैंने आपसे बोल दी थी, अब उनको नहीं बोल के थोड़ा सा मैं टाइम सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास था सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन एफ ऑफ एस दैट इज 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस बीटा टी एस विथ बीटा R1 plus R2 upon R2 and T R2 into C and beta greater than 1। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा था कि पोल इज नियरर टू ओरिजिन। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है मैंने लिखा था। इसके साथ ये तो आपको पता ही है कि हम यूज क्यों करते हैं इसको। तो हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर, या आप कहें टू इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आप लिख सकते हैं इट रिड्यूसेस बैंडविड्थ ओमेगा जी सी। ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा जी सी नाम देते हैं। ये सभी बाद के टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं यहां पर बस लिख देता हूं कि आपको अंदाजा रहे। ओमेगा पी सी एंड रेजोनेंट पीक MR। ठीक है, एंड इसमें आप लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तो इतनी चीजें आपको लैग कंपेंसेटर के लिए याद रखना है। मैक्सिमम फेज लैग भी अगर पूछा जाए तो जैसे वहां साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा था, ऐसे ही यहां पर साइन इनवर्स 1 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आप कर लीजिएगा। तो ये आपके फेज लैग कंपेंसेटर का टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे दैट इज, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी सीधे सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट है हमारा, दैट इज लैग लीड कंपेंसेटर। तो अब आप टू पोर्ट नेटवर्क के लिए ट्रांसफर फंक्शंस कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। तो मैं बस यहां पर आपको इसका डायग्राम बताता हूं और फाइनल रिजल्ट बता देता हूं कि किस टाइप से इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको मिलेगा। तो देखिए, ये जो कंपेंसेटर है इट इज यूज्ड टू इंप्रूव बोथ द स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस। तो इसलिए इसमें वो दोनों ही चीजें हैं, जैसे लीड कंपेंसेटर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था रेजिस्टर कैपेसिटर का वो भी है यहाँ पर, और जो लैग कंपेंसेटर में सीरीज कॉम्बिनेशन था वो भी है। तो ये यहाँ पर आपको इस फॉर्म में ये नेटवर्क दिखता है। ये लीड का भी पार्ट है और लैग का भी पार्ट है। ये है आपका इस लीड लैग या लैग लीड कंपेंसेटर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहाँ का अगर आप वोल्टेज V2S मान लें, करंट यहाँ भी I20 होगा। यहाँ का वोल्टेज अगर हम V1S मान लें इनपुट पोर्ट का, यहाँ करंट को I1S नाम दे दें। अब इसमें दो रेजिस्टर्स, दो कैपेसिटर्स हैं, तो रेजिस्टर्स R1 R2 हैं और कैपेसिटर्स को भी हम C1 C2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको ऐसा मिलेगा, दैट इज एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू, जैसा आप लिखते थे लीड कंपेंसेटर में क्या होता था, अल्फा इंटू 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टी एस, ऐसा होता था। ये होगा। जो आप लिखते थे लैग कंपेंसेटर में वो भी लिख दीजिए। लैग कंपेंसेटर में क्या लिखते थे आप, 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस बीटा टी एस, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर जगह अगर टी लिखेंगे तो वहां पर एक ही कैपेसिटर था, लेकिन यहां पर दो कैपेसिटर्स हैं। तो यहां पर आप यहां पहले T1 ले लीजिए और इसमें सबस्क्रिप्ट T2 ले लीजिए। तो ये ट्रांसफर फंक्शन याद रख लें, मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अल्फा इंटू 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टी एस लीड का ट्रांसफर फंक्शन, और ये 1 प्लस T2S अपॉन 1 प्लस बीटा T2S ये आपके लैग का ट्रांसफर फंक्शन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको, अल्फा की वैल्यू क्या है
देन इट इज़ वही जो वहाँ थी R2 अपॉन R1 प्लस R2, और अल्फा इज लेस देन 1 है। जो T1 हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू जैसी वहाँ पर थी वही है R1 इंटू सी, जो लीड के केस में थी। ऐसे ही जो बीटा की वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू है यहाँ पर भी R1 प्लस R2 अपॉन R2, और यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1। और जो T2 है आपका, इस T2 की वैल्यू है कितनी, R2 इंटू सी, R2 इंटू सी आपका क्या है T2। अब यहाँ से अगर आप पोल्स एंड जीरोस देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे पोल्स एंड जीरोस तो क्या दिख रही है आपको वैल्यूज। अगर हम बात करें पोल्स की तो S इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए इस वाले फैक्टर से एक पोल कहाँ पर मिलेगा, -1 अपॉन अल्फा T1 पर एक पोल मिलेगा लीड वाले फैक्टर से, और एक पोल यहाँ से मिलेगा आपको दैट इज -1 अपॉन बीटा T2 पर। एक -1 अपॉन अल्फा T1 पर पोल है, एक -1 अपॉन बीटा T2 पर पोल है। और जीरोस कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसके जो जीरोस हैं वो आपको दिख रहे हैं S इक्वल्स टू, ये इस फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे तो -1 अपॉन T1 पर एक जीरो है, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -1 अपॉन T2 पर भी एक जीरो है। तो अगर आप इन सभी को प्लॉट करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जो आपको पोल जीरो प्लॉट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप यहाँ देखें पोल जीरो प्लॉट, जे ओमेगा और ये रियल एक्सिस है आपके सिग्मा की, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, पहले इसमें लैग का इफेक्ट आता है। तो लैग में क्या होता है, पहले पोल और फिर जीरो, ये किसका इफेक्ट है, ये लैग का इफेक्ट है, लैग कंपेंसेटर का, ठीक है। और इसके बाद फिर लीड का इफेक्ट आता है। तो लीड में क्या होते हैं, पहले जीरो और फिर पोल। तो अब यहाँ से लैग कंपेंसेटर्स के पोल्स और जीरोस की लोकेशन लिख दीजिए। तो लैग कंपेंसेटर का पोल कहाँ पर है, -1 अपॉन बीटा T2 पर, तो ये है -1 अपॉन बीटा T2। और ये -1 अपॉन T2 पर जीरो था। ऐसे ही लीड का जीरो कहाँ पर है, -1 अपॉन T1 पर जीरो है, और -1 अपॉन अल्फा T1 पर क्या है, उसका पोल है। ये जो हमारा है ये किसके लिए है, ये किसका इफेक्ट है, ये लीड कंपेंसेटर का इफेक्ट है। तो ये आपका पोल जीरो प्लॉट है किसके लिए, लीड लैग कंपेंसेटर के लिए। तो आज के सेशन में हमने टू पोर्ट नेटवर्क के ट्रांसफर फंक्शन को समझने के लिए अपना एक टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, दैट इज लीड लैग कंपेंसेटर। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपके पास है। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। पैडवॉक का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी, जहां डिस्कशन कर सकते हैं आप अपने डाउट्स का। इसके बाद पैडवॉक ऐप डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी, पैडवॉक स्टोर की लिंक मिल जाएगी जहां पर बिना ऐप डाउनलोड के आप परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ आपको वेबसाइट की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक, यूट्यूब तो है ही आपके पास, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। एक बार मैं आपको एक बार अगर शो कर दूँ स्टोर, तो जो लोग भी नहीं हैं यहाँ पर मतलब पहले नहीं थे, उनके लिए यहाँ पर मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। जैसे आपको डायरेक्टली मैं पैडवॉक ही ओपन करके दिखा देता हूँ। ये padwalk.com, ये बिल्कुल आपका इजी वेब एड्रेस आपको याद रखना है, www.padwalk.com। ये आपके पास ऐसी साइट खुल जाएगी। ये जब ओपन हो जाए आपकी साइट, तो आपको यहीं से आपको लिंक भी दिख जाएगी, जो आपके ऐप के डाउनलोड की लिंक है वो भी यहाँ पर आपको दिख रही है। अभी एक बार ये ओपन हो जाए अच्छे से, तो ऐप डाउनलोड की भी लिंक है, और ऐप में ही स्टोर सेक्शन से आप सारी परचेजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अवेलेबल कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे गेट एंड DSE है, या फिर आपके पास RGPB यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज हैं, PSU क्रैकर, जैसे अभी बार्क का एग्जाम है, इसरो का होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके पास PSU क्रैकर कोर्स। किसी भी कोर्स पर टच करेंगे आप तो उसके फीचर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जो भी इसके फीचर्स हैं ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर www.padwalk.com पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ 1999 रुपीज़ फीस है। और आपको जैसे गेट एंड DSE के फीचर्स मैं बता दूं, इसमें सब्जेक्ट जो मैं कवर करूंगा, सिग्नल्स, कंट्रोल, इंजीनियरिंग मैथ्स, नेटवर्क थियरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग और EMT। यहाँ पर अभी मैं एक बहुत मेजर सब्जेक्ट इसमें मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ वही सब्जेक्ट लिख रहा हूँ जो कि EE, EC और IN ब्रांच के कॉमन है। लेकिन क्योंकि मैं EC बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं EC ब्रांच के स्टूडेंट्स को एक कोर्स सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आपको मैं दूंगा। कंप्लीट कोर्स
पूरा का पूरा कोर जो आपका सब्जेक्ट है एक, वो मैं दूंगा, आप समझ गए होंगे कौन सा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जो भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाइए, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और आज ही क्लास प्लस ने हमें एक मैसेज भी भेजा था कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि इतने कम दिनों में हम टॉप 3 एजुकेटर्स में आ गए हैं क्लास प्लस ऐप का जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारे पास आई है। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारा साथ बना रहे। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि नेक्स्ट जो गेट होने वाला है उसमें हम कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगा, जितना हमने अभी तक कंट्रोल सिस्टम्स में देख लिया उस पर। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।